नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध कोचिंग में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन 2022 में आई थी, इसकी परीक्षा दिनांक 10 जनवरी 2023 को हुई और उसकी जो द्वितीय शिफ्ट है, दूसरी पाली जो है, सेकंड शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम उस प्रश्न पत्र में जो गणित के सवाल पूछे गए थे उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरह से हम इन गणित के प्रश्नों को सरलतम विधि से हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझते हैं आज इस टॉपिक, इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न जो हमें दिया गया है प्यारे बच्चों, वो दिया गया है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो हमने मान लिया कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस है जो वो 100 रुपये है। अब उसने इससे 15% अधिक अंकित किया, तो उसने अंकित कितना किया? तो आप कहेंगे सर उसने अंकित किया कितना? 115। मार्क प्राइस उसका कितना हो गया? 15% अधिक है तो 115 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि फिर वह उस पर 20% की छूट देता है। तो 115 पर 20% की छूट दे रहा है, मतलब 115 के 80% पर वो बेच रहा है। बोलो प्यारे बच्चों, डिवाइड करते हैं भाई, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, 5 से इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर उसने कितने रुपए मिले भाई? तो आप कहोगे सर उसको कितने रुपए मिले? उसको कितने रुपए मिले? उसको मिले 92 रुपये। कितने रुपए मिले? 92 रुपये। 100 रुपये उसकी लागत थी और उसे प्राप्त कितने रुपए हो प्यारे बच्चों? उसे प्राप्त हुए 92 रुपये। तो बताओ आप, उसे कितने रुपए की हानि हुई? तो आप कहोगे 8 रुपये की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई? तो आप कहोगे सर उसे 8% की हानि हुई। यहाँ पर कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? तो आप कहोगे सर हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं अभी बेसिक तरीकों से ही आपको इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके पीछे कारण यह है कि यदि हमें और अपनी स्पीड को बढ़ाना है तो हमें निरंतरता के साथ अभ्यास करना होगा, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल को लगाते हैं। प्रश्न हमें क्या दिया गया, पढ़ो। कह रहा है कि एक टेबल फैन को 2827 रुपये 6 पैसे में बेचने पर इसे रुपये 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया बात है भाई। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि अगर इसे 2827 रुपये 06 पैसे की जगह अगर हम इस पर जो लाभ हो रहा है, अगर हम इसे 2230 रुपये में बेच रहे हैं, तो इससे जो हानि हो रही है उससे 14% ज़्यादा मिल रहा है। तो भाई यहाँ देखते हैं अंतर कितने का है। 7 गया, 12 से 3 गया, कितना बचा भाई? 9। 7 से 2 गया, कितना बचा? तो आपने यहाँ पर अंतर निकाल लिया। आपका अंतर कितना आया? 597.06। आपका अंतर कितना आया? 597.06। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको हो रही है 14% अधिक लाभ मिल रहा है। कब? इस मूल्य पर बेचने पर, है नहीं? तो अगर एक जगह पर आप 100x की चीज़ बेच रहे हो, एक जगह पर आपको 14% ज़्यादा लाभ हो रहा है, मतलब 114x पर बेच रहे हो, यहाँ पर भी बट्टे में 100 है, यहाँ पर भी बट्टे में 100 है। तो अगर इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? केवल x। इस जीरो को काटेंगे, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1.14x। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की, जब अंतर निकालेंगे तो अंतर में क्या होगा? एक जगह पर लाभ हो रहा है, एक जगह पर हानि हो रही है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरी आमदनी 100 रुपये है, एक व्यक्ति को मैं 20 रुपये कम देता हूँ, मतलब 80 रुपये देता हूँ। एक व्यक्ति को मैं 20 रुपये अधिक देता हूँ, मतलब 120 रुपये देता हूँ। तो ये बताओ पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर इनके बीच अंतर है 40 का। जबकि यहाँ पर मैं 20 कम दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं 20 ही अधिक दे रहा हूँ। और जब मैं अंतर पूछ रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो? एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, आप जोड़ दे रहे हो, है कि नहीं? तो ठीक इसी तरह यहाँ पर अंतर कितना था? मूल्य में आपने निकाला 597.06 और यहाँ पर अंतर कितना है? तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1x पहले से है, 1.14x है, तो ये कुल मिला करके जोड़ने पे हमें मिलेगा 2.14x
और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भैया, 597.06, 597.06 के बराबर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी मिलेगी, 597.06 अपॉन 2.14 अपॉन 2.14। 2 अंकों के बाद दोनों जगह पर डेसिमल है, 2 अंकों के बाद ही दोनों जगह पर डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड हो जाएगा बताओ, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद भाई इसे काट पीट में चाहिए, डिवाइड करिए कितना आएगा, तो आप काट पीट लीजिएगा। फिलहाल मैंने काट रखा है पहले से, तो इसको काटने पर कितना मिलेगा हमें, 279 रुपीज़ मिलेगा। काटने पर हमें कितना मिलेगा, 279 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। अब 279 रुपीज़ क्या आया, ये जो 279 रुपीज़ है ये क्या है, ये वो एक्स है, ये वो एक्स है। यदि हम यहाँ पर 2230 में 279 रुपीज़ जोड़ दें तो हमें क्या हो जाएगा, हमें हमारा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 2230 रुपये में हमने कितना जोड़ दिया, 279 रुपीज़, तो हमें हमारा कॉस्ट प्राइस मिल गया। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 2509 रुपये। अब कह रहा है कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 2509 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है, 14% लाभ प्राप्त करना है, मतलब इसकी 114% की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा भैया 2860 रुपये और 26 पैसे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस सवाल में कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पुनः समझा दूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो बच्चों को कुछ समस्या होने लगती है, और उसका कारण यही है कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का अभ्यास नहीं किया है। नियमित अभ्यास कैलकुलेशन का करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 घन मीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, बेलन की गहराई निकालनी है हमको, तो हमें बेलन की क्षमता मतलब बेलन का आयतन दिया गया है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन वॉल्यूम क्या होता है भाई, तो आपको आगे सर होता है पाई r स्क्वायर h। अब इसमें आपको पहले से ही पता है कि पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या के लिए आपको इसमें आधार का व्यास दिया है 16 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 8 × 8। ऊंचाई आपको निकालनी है, और बेलन का आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर वॉल्यूम दे ही रखा है। कितना दे रखा है, 5632। ठीक है ना प्यारे बच्चों, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करिए भाई, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने के बाद क्या मिलेगा आपको, 8 से 7 जा 0, 8 4 जा, फिर 8 से डिवाइड कर ले रहे हैं, 8 8 जा, 8 8 जा, फिर 22 से डिवाइड कर ले 4 टाइम। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपको, अगर सर h की वैल्यू आ गई 28 मीटर। कितनी आ गई प्यारे बच्चों h की वैल्यू, h की वैल्यू आ गई 28 मीटर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फॉर्मूले आपको याद ही करने होंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ से आप नोट कर लीजिए। बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है प्यारे बच्चों कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपीज़ है। अब यहीं से प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कुल वस्तु कितनी है, 10 कुल वस्तु है 10, और इनका औसत कितना है, औसत कितना है प्यारे बच्चों, 89 है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो आपको आगे सर योग हो जाएगा 89 के आगे क्या 0, 890। अब कह रहा है यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये हो, यहाँ पर एक नहीं है कोई बात नहीं हम लिख ले रहे हैं। यदि एक वस्तु
का मूल्य 35 रुपये है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। तो एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है, तो हम इसमें से उस एक वस्तु को हटा दे रहे हैं भाई जो 35 रुपये की है। हटा दिया हमने, 10 से 5 गया 5, 8 से 3 गया 5। अब हमारे पास वस्तुएं कितनी बची, तो आप कहोगे सर 9, औसत हमें निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, अपॉन 9, और ये हमारा आंसर हो गया 95। ठीक है ना। औसत का एक साधारण सा प्रश्न, लेकिन अच्छा सवाल था, इसीलिए पूछा गया था, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो बच्चे अक्सर इस सवाल को गलत कर देते हैं, और उसका कारण ये होता है कि वो यूनिट पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर हमसे कह रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पर हमें जो यूनिट दी गई है वो क्या दी गई है भाई साहब, मीटर दी गई है। और यहाँ पर हमें जो यूनिट दी गई है वो क्या दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। यहाँ पर जो यूनिट दी गई है वो क्या दी गई है, सेकंड दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो मीटर पर सेकंड में दोनों यूनिट को बदल दो, या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में दोनों यूनिट को बदल दो। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आसान है। तो होता क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। किसको, किलोमीटर पर आवर को। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, तो सर इससे हमें प्राप्त होगा मीटर पर सेकंड की चाल। समझ में आ रही है बात। तो हमें किलोमीटर पर आवर में कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 60 दिया है। इसको किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे सर। 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 10 बार, तो इनकी भाई चाल मीटर पर सेकंड में क्या है, तो आप कहोगे सर 50/3 मीटर पर सेकंड। है कि नहीं प्यारे बच्चों, आप कितने कहोगे, 50/3 मीटर पर सेकंड। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पुल को पार कर रही है, तो पुल की दूरी हमने XYZ कुछ भी मान लिया, और समय कितना लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है। 3 से इसको डिवाइड कर दिया 6 बार, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 300 बराबर 120 प्लस x। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अब बताओ x बराबर क्या होगा, तो ये 120 इधर जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 180 मीटर। ठीक है भाई, 180 मीटर ही सही। ठीक है ना प्यारे बच्चों, देखिए कितनी आसानी से सवाल लग गया। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, यहाँ पर फॉर्मूला हमने यूज़ किया स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है ना प्यारे बच्चों, नोट करते रहिएगा फॉर्मूले। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, या जिनको ये डाउट है कि हम किस तरह से सवाल को हल करें, उसकी भाषा को कैसे समझें, तो एक एक लाइन को धीरे से पढ़ के समझें, और फॉर्मूले को अच्छी तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज़ के बारे में भी समझते चलें। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया। जरूर डेंगू चल रहा होगा। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी क्या है, तो भाई आप ही देखो, 80 केजी का एक आदमी था और वो बचा कितने का, 64 केजी का। कितने का बचा प्यारे बच्चों, 64 केजी का बचा बेचारा। मेरा तो इससे भी कम है। चलिए, तो अंतर कितने का आ गया, अंतर आ गया 16 केजी का। 16 केजी का अंतर किस पर आया, 80 केजी पे। तो भाई कितने % कम है, 16/80 गुणा 100, 16 पंचे 80 और 5 से कट गया 20 बार। कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो आप कहोगे सर उसके वेट में 20% की कमी हो गई। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर। संख्या 350 में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 25% की कमी कर दी जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करिए। पहले क्या किया जा रहा है, 20% की वृद्धि कर दी जा रही है और फिर 25% की कमी कर दी जा रही है।
तो संख्या हमारी कितनी है? आप कहोगे सर संख्या है 350। इसमें हमें पहले 20% की वृद्धि कर दी, मतलब 120% कर दिया। फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। और फिर 25% की कमी कर दी तो भाई 75% बचा। अब बताओ इस प्रकार जो संख्या बची वो कितनी बची? तो हमने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100 काट दिया, 4 तियाँ 12 काट दिया। 9 का गुणा हमें करना 35 से। 9 बचे 45 का 5, कैरी ऑन 4, 9 तियाँ 27, 4 31। क्या आंसर आया हमारा? हमारा आंसर आ गया 315। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। यहां पर हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM और महत्तम समापवर्तक मतलब HCF में मैंने माना ये है H और ये है L। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। मतलब एक लघुत्तम समापवर्तक बराबर 15 महत्तम समापवर्तक के 15 गुना है। ठीक है। आपसे कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 112 है। L और H का जो योग है वो है 112। ठीक है भाई। इनमें से एक संख्या 49 है। एक संख्या भी आपको दे रखी है, एक नंबर भी आपको दे रखा है। कितना है भाई? 49 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कर, सेकंड नंबर क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल को समझ के कैसे लैंग्वेज को तोड़ते हैं, कुछ बच्चों का ये डाउट था। तो यहाँ पर L की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? 15H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हमने यहाँ लिख लिया 15H प्लस इसके पास तो एक H ही है, प्लस एक H बराबर किसके? 112 के। तो ये हो गया 16H। 16H किसके बराबर है? 112 के। तो एक H की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 16 सत्ते 112। आप कहोगे सर H की वैल्यू आ गई 7। अब हमने पढ़ रखा है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पढ़ रखा है ना प्यारे बच्चों? पढ़ रखा है हमने। तो अगर H की वैल्यू भाई इसमें 7 आ गई, एक H की वैल्यू 7 आ गई, तो एक L की वैल्यू क्या होगी? तो ये दोनों जोड़ के 112 है ना, तो एक L की वैल्यू कितनी होगी भाई? 105 होगी। आप ही बता रहे हो, जो कुछ बता रहे हो मुझे नहीं पता। ये बात समझ में आई? तो LCM की जगह पर 105 लिख दिया, HCF की जगह पर 7 लिख दिया। एक संख्या भाई साहब ने हमें दे ही रखी है, कितनी दे रखी है? 49 दे रखी है। दूसरी संख्या हमें पता करनी है। 7 से हमने 49 को काटा 7 बार, 7 से हमने इसको काटा 15 बार। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? x की वैल्यू मिल गई हमें 15। कितनी मिल गई? x की वैल्यू हमें मिल गई 15। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है यदि आपकी ये पहली क्लास है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर की चाल से और स्टेशन Q से P तक 90 किलोमीटर की चाल से जाती है, औसत चाल बताइए। अभी मैंने इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट हल करवाया है, इससे पहले वाला जो प्रश्न पत्र हल कराया है, उसमें मैंने बताया है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 गुणे 70 गुणे 90 बटा x प्लस वाई। सॉरी 70 और 90 जोड़ने के लिए कह रहा है आपसे, कर लेते हैं भाई। 2 गुणे 70 गुणे 90 बटा 160।
0 से 0 कट गया, चौके 8 कट गया, 2 8 16 कट गया। ठीक है, 2 से इसको फिर काट दिया, 2 चौके 8, 35 कट गया, 9 25 45 का 5 कैरी 4, 9 3 27, 4 31 बटा 4 डिवाइड कर लेंगे, 4 7 28 बचा 3, 4 8 32, 78 78 कहाँ पर यहाँ है, 78.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। फॉर्मूले लिखते चलेंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 5 और 3 के चौथे समानुपाती, 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती, और 7 और 13 के तीसरे समानुपाती, 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात, के बीच का अनुपात निकालना है। हल कर ले रहे हैं भाई। ये हो गया 5 3 15, x बराबर 15/7, और ये हो गया x बराबर 13 का गुणा 13 के साथ 169/7, 7 से 7 कट गया, x से x कट गया, अनुपात हमें कितना मिल गया, तो आप कहोगे सर मिल गया 15:169, ऑप्शन दिया गया हमें। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, यदि a अनुपात b 5:6, a अनुपात b 5:6 और b अनुपात c 6:7 है, b अनुपात c 6:7 है। अब देखिए b कॉमन है, यदि यहाँ पर b कॉमन है तो a b c हमें मिल गया 5:6:7। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो a प्लस b 11 किस में इन दोनों में है, तो मतलब ये आंसर तो होना नहीं है, ये आंसर तो होना नहीं है। फिर b प्लस c मतलब 7 और 6 13, दूसरे नंबर पे 13 चाहिए। समझ में आ गई बात, हर सवाल को पूरा लगाने की जरूरत नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में a और b एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए एक आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो सबसे पहले समय निकालो। दूरी दी गई हमको 400 मीटर, पहला आदमी इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पार कर रहा है, फिर यही 400 मीटर की दूरी दूसरा आदमी 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ये 0 0 काट दिया, इसे कितना समय लगेगा, इसे लगेगा भाई 40 सेकंड। ठीक है, ये 4 को 16, 4 से कट गया 100 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो इसे कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर इसको लगेगा 25 सेकंड। कितना टाइम लगेगा भाई, आपने कहा सर इसको लगेगा 25 सेकंड। ठीक है ना। अब इनका क्या करना होगा, अब इनका एलसीएम निकालना होगा। 40 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 40 और 25 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। तो आप कहोगे सर 200 भी ले सकते हैं, है कि नहीं, तो हमने कहा ठीक है भाई 200 ले लो। 40 से 200 भी डिवाइड हो रहा है 5 बार, और 25 से भी 200 डिवाइड हो रहा है कितनी बार भाई, हमने कहा सर 8 बार डिवाइड हो रहा है। तो हमें एलसीएम कितना मिला, एलसीएम हमें मिला 200। 200 क्या, 200 सेकेंड, 200 सेकेंड है ऑप्शन में। आप कहोगे सर है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 विमाएं दी गई हैं, एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई और एक ऊंचाई हो गई। अब यदि 3 विमाएं हैं कैसे होंगी, मान लिया एक कमरा बना लेते हैं यहाँ पर, अपना कौन सा पैसा लग रहा है ना, बना ले रहे हैं भाई साहब, हम तो मैथ के टीचर हैं भाई, कहीं पर भी कमरा बना सकते हैं, कहीं पर भी बिल्डिंग बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि 10 बाई 10
तो हमने मान लिया ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये AB, ये इसकी लंबाई हमने मान ली, AC ये हमने इसकी ऊंचाई मान ली, और CD ये हमने इसकी चौड़ाई मान ली। तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि लंबाई है भाई 5, हमने माना है, हम मान सकते हैं। चौड़ाई है कितनी 10, हमें छूट है ना, कमरा हमारा है, हमारा जितना मन आएगा हम उतना मानेंगे, है कि नहीं। ऊंचाई भी कितनी है 10, सॉरी यहाँ पर हाइट ले लेते हैं, कितनी है 10। अब इसमें बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है भैया आपको, तो बड़ी सी बड़ी छड़ आप कैसे रखोगे, तो कहोगे आप सर इसका विकर्ण डायगोनल रख दीजिए, डायगोनली रख दीजिए एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, तो बड़ी से बड़ी छड़ रख जाएगी। तो विकर्ण क्या होता है भाई, ये क्या है, ये है क्यूबाइड घनाभ, ये क्या है घनाभ। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो भाई घनाभ का विकर्ण निकालते हैं। घनाभ का विकर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हम सॉल्व कर ले रहे हैं भाई। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर मैं कहूँगा अब अच्छा भाई बी कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर होता है 100। फिर एच है 10, 10 का स्क्वायर कितना, तो आप कहोगे सर इसका भी स्क्वायर सर 100 ही होता है। हमने कहा ठीक है भाई 100 ही होता है। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ, तो आप कहोगे सर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 225, और जब 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी 25, और डायमेंशन हमारी क्या है मीटर में, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 25 मीटर, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, सवाल समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। अच्छा, रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। भाई पहले तो उसे मैथ्स पढ़नी चाहिए, है कि नहीं। चलो लगाते हैं। कह रहा है कि एक कपड़े की दुकान ने हर शर्ट पे 30% की छूट की घोषणा कर दी है, और प्रत्येक शर्ट जो है वो है 540 रुपये की। तो पहले आप देखो कि एक शर्ट पे कितने रुपए बच पा रहे हैं। सॉरी 540 की है, एक शर्ट कितने की 540 की है। तो 540 का 30% वो डिस्काउंट दे रहा है। 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 3 चक्कू 12 का 2 कैरी ऑन 1, 3 5 15 1 16। मतलब एक शर्ट पे आप कितने रुपए बचा सकते हैं, तो आप कहोगे सर हम एक शर्ट पे बचा सकते हैं 162 रुपये, और उसे बचाने कितने रुपए हैं 810 रुपये बचाने। तो 810 रुपये बचाने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी होंगी, तो मैं कहूँगा सर एक भैया एक 810 को 162 से भाग दे दो। आपने डिवाइड कर दिया, कितनी शर्ट उसे लेनी होंगी 5 शर्ट लेनी होंगी। बात आई समझ में। 540 मूल्य है, 30% छूट मिल रही है। 30% छूट का मतलब 162 रुपये छूट रहा है उसका, उसे बचाना कितना है 810 रुपये बचाना है। तो अगर 162 रुपये एक शर्ट पे छूट रहा है तो 810 बचाने के लिए कितनी शर्ट लेनी पड़ेंगी 5 शर्ट लेनी पड़ेंगी। ठीक है ना। बढ़ते हैं हम अगले सवाल के लिए। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, कह रहा है 1 से 1/2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, राशि क्या है। अब उन्होंने तो दे रखा है भाई, अच्छा खासा सवाल हमें दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो भाई कितना दे रखा है 228। समय इन्होंने कितना दे रखा है, आप कहोगे 1 से 1/2 वर्ष। 1 से 1/2 वर्ष का मतलब 18 महीने। एक वर्ष का मतलब कितना बच्चों 12 महीने। तो 1 से 1/2 वर्ष का मतलब 18 महीने। छमाही के हिसाब से टाइम कितना हो गया यहाँ 3 छमाही। 3 छमाही। दर कितनी है भाई, आपसे मैंने पूछा दर कितनी है। तो जब छमाही होता है तो दर क्या होती है 1/2 कर देते हैं, दी गई दर को आधा कर देते हैं। तो 8% को हमने क्या किया 2 से भाग दे दिया। तो हमें दर कितनी मिल गई प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर दर हमें मिल गई 4%।
ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि यदि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं बताओ। यदि CI डिफरेंस SI कितने समय के लिए दिया गया हो, 3 वर्ष के लिए दिया गया, ये चीज़ याद रखिएगा, 3 वर्ष के लिए दिया गया हो, 3 छमाही के लिए दिया गया हो, 3 तिमाही के लिए दिया गया हो। मतलब कहने की यह है कि यहाँ पर संख्या 3 होनी चाहिए, तो हम इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर क्या होता है, बराबर होता है P ब्रैकेट R/100 का स्क्वायर, P ब्रैकेट R/100 का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 300 प्लस R/100। बोलो, बताया है ना ये, बताओ बच्चों। तो अब हल कर ले रहे हैं, वैल्यू ही तो रखनी है। अंतर कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर अंतर हमें दिया गया 228, कितना अंतर दिया गया 228, 228 इज इक्वल्स टू P प्रिंसिपल हमें निकालना ही है ब्रैकेट R हमें कितनी दी गई है 400 की पावर, टाइम कितना दिया गया, सॉरी यहाँ पर हमें क्या लगाना है स्क्वायर, इधर क्या करना है 300 प्लस R कितनी है 4/100। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 22,228 और इसके आगे हमें मिलेंगे 6 जीरो, इसके बटे में हमारा आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर 4864 4864। चूँकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बच्चों, इसलिए समय की कमी की वजह से मैं आपके ऊपर निर्भर करके छोड़ दे रहा हूँ कि आप इसे कैलकुलेट करके ज़रूर बताएंगे कि उत्तर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, 46,875। फॉर्मूले का सही इस्तेमाल करना है आपको, फॉर्मूला ही नोट कर लेंगे जिन बच्चों को नहीं आ रहा है। वाह, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 12% के लाभ पर एक सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ दशमलव के 2 स्थान तक सही ज्ञात कीजिए। एक जगह उसको 12 का फायदा हो रहा है, 12% के लाभ पर वो बेच ही रहा है, दूसरी तरफ 15% कम वजन भी दे रहा है, मतलब यहाँ पर भी वो 15% का लाभ कमा रहा है। तो ये कुल मिला के क्या हो गया अपॉन 100, 15 12 27 प्लस, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, 4 3 12, 4 से कट गया 25 बार, 5 3 15, 5 से कट गया 5 बार, ये हो गया 9/5। 9/5 को हम लिख सकते हैं 1.8, 1.8, तो ये हो गया 28.8। अब इसके आसपास दशमलव कौन सा स्थान है, 28.8 के पास क्या, 28.75%। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961 रुपये 50 पैसे का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि ली थी। बढ़िया बात है भाई, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने लिया है कि नहीं। 10% भिन्न कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 1/10, मतलब कि अगर उसके पास 10 रुपये थे तो 11 हो गए, 10 थे 11 हो गए, 10 थे 11 हो गए, 10 थे 11 हो गए। बोलो है कि नहीं। तो उसके पास थे कितने, आप कहोगे सर उसके पास इतने थे, और उसके पास हो कितने गए। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है,
अब हमें यहाँ पर लिखना है 11 का क्यूब, है कि नहीं। अब हमें यहाँ क्या लिखना, 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 कितनी होती है, 14641। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 14641 होती है। ओके, हाँ। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है। अब उसने वापस किया, उसने क्या किया है, पैसा वापस किया है ना। कितना वापस किया, 4 वर्ष के अंत में उसने 21,961 रुपये 50 पैसे वापस किए, मतलब 14,641 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 21,961.50 को, 21,961.50 वैल्यू है कितने की, 14,641 की। तो क्या वैल्यू होगी, 10,000 की। ठीक है ना बच्चों, हल करेंगे, हल करिए भाई। डेसिमल बढ़ा दिया, 2 जीरो लगा दिए, इससे ये कट गया और इससे ये कट जाएगा भाई 15 बार, 15 बार। 1 जीरो यहाँ बचा, 2 जीरो यहाँ बचे, तो हमें मूलधन कितना मिल गया, मूलधन मिल गया हमें 15,000। ठीक है प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा अभ्यास आपको करने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है और फिर वो कार्य छोड़ देता है। ए से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, तो इनका एलसीएम हमने ले लिया। एलसीएम आया 30। ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब कह रहा है बी अकेले 3 दिन तक काम करता है, तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन में भाई कितना काम करेगा, तो आप कहोगे सर इसने 6 काम कर लिया। कितना काम कर लिया प्यारे बच्चों, आप कहोगे इसने सर 6 काम कर लिया। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा है कितना, तो आप कहोगे सर टोटल वर्क है हमारा 30। कुल काम है 30 जिसमें से 6 काम इसने किया, तो हमारा बचा हुआ काम कितना, बचा काम कितना 24। अब इसे कराओगे किससे, तो कह रहा है एक से इस काम को पूरा करेगा। एक दिन में कितना करता है 3 काम, 24 काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर उसे 8 दिन लगेंगे। कितना समय लगेगा प्यारे बच्चों, 8 दिन लगेंगे। ठीक है ना। सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में, सोनल और अर्जुन मिलकर किसी काम को 57 दिन में कर लेते हैं। अर्जुन और रोहन मिलकर उसी काम को 38 दिन में, और रोहन और सोनल मिलकर उसी काम को 38 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं। एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे सर आएगा एलसीएम 114। 114 के हिसाब से अगर ये दोनों मिलकर के काम करें तो एक दिन में 2 काम करेंगे, ये मिलके काम करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे, ये मिलके काम करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर तीनों मिलके काम करें तो 3 3 6 और 2 8, एक दिन में काम कितना हो रहा है 8, और कुल काम कितना है 114/8। अब थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है, यहाँ पर एक साथ 2 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक साथ 2 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक साथ 2 लोग काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से गुणा कर देंगे, 2 छक्कों 8, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 दूना 8, बचा 3 34, 4 8 32, बचा 2, 4 5 20। तो कुल मिलाकर के हमें कितना समय लगने वाला भाई, तो आप कहोगे सर 28.5 दिन में ये तीनों लोग मिलकर के काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर नहीं कोई भी चीज़ समझ में आई तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। पहुंचते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। आज के दिन का हमारा आखिरी प्रश्न कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 दिन है। ठीक है, यहाँ पर दिन गलती से लिख गया है, कोई बात नहीं है, क्योंकि संख्या की बात हो रही है और संख्या में दिन का महत्व नहीं है, कोई बात नहीं। 8 और 40 है। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो फिर से वही बात है, एलसीएम हमको दे रखा है, एलसीएम कितना है भाई, आप कहोगे सर 8, एचसीएफ कितना है, सॉरी एलसीएम कितना है, तो आप कहोगे सर 40 है, एलसीएम कितना है, आप कहोगे सर 40 है, एचसीएफ कितना है, तो आप कहोगे सर 8 है, लासा लघुत्तम समापवर्त है हमारा 40 और मासा महत्तम समापवर्त है हमारा 8। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। पहले तो आपको दोनों संख्याएं निकालनी है और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। या फिर दूसरा तरीका है, क्या तरीका है भाई, अभी हमने पढ़ रखा है कि पहली संख्या का गुणा गुणे दूसरी संख्या का गुणा बराबर लासा गुणे मासा, पढ़ रखा है। तो आप कहोगे हाँ सर पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो पढ़ ले रहा है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, 40 को गुणा कर दिया 8 के साथ, उत्तर हमें मिल गया। कितना उत्तर आया, तो आप कहोगे सर 320। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। हम आगे फिर से मिलेंगे और प्रश्नों के साथ में, ताकि एसएससी जीडी हम निश्चित तौर पर गणित में 20 में 20 प्रश्न हल करके आएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।